गुड मॉर्निंग 8th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, मॉडर्न पीरियड। इसमें हमने जाना कि मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री का कब स्टार्ट होता है और नियर अबाउट ये 18th सेंचुरी स्टार्टिंग से ही इसको मॉडर्न पीरियड के टाइम को गिना गया है बेटा, काउंट किया जाता है हिस्ट्री के अंदर। और ये उस वक्त का टाइम था जब औरंगजेब जो लास्ट मूवर रूलर था, पावरफुल रूलर, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद से 1947 की डिवीज़न तक का जो हिस्ट्री है हम मॉडर्न पीरियड में पढ़ेंगे। और हमने स्टार्ट भी कर दिया था। और इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ने हैं कि मॉडर्न पीरियड किन किन दस्तावेज़ों पर, किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताती हैं बेटा। इसमें हमने कुछ सोर्सेज स्टार्ट कर लिए थे। फर्स्ट सोर्स हमने पढ़ा ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो था बुक्स आर वेरी हेल्पफुल, दे टेल अस अबाउट द मॉडर्न पीरियड। एंड नेक्स्ट वन इज़ लेटर राइटिंग स्पीचेस, न्यूज़पेपर्स। यहाँ तक हमने कल रीड कर लिया और अंडरलाइन किया होगा आपने। डू यू नो में देखो कि क्या ऐसा सिस्टम था जो ब्रिटिश लोग थे, जो अथॉरिटी थी, उन्होंने ऐसे प्रेस एक्ट लागू कर दिए जिससे कि जो इंडियन मैगजीन्स थी और न्यूज़पेपर थे उनको बैन लगा दिया गया था। क्या उनको ऐसा डर था कि उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया? मैंने पहले भी बताया कि हम हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी काम किया सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपनी ग्रीड के लिए और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर नए नए जो थे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, लॉज लागू किए, जो भी पॉलिसीज़ बनाई वो सब उनकी फेवर के लिए थी। जो ओरिएंटलिस्ट थे उनकी फेवर में जाती थी, जो एंग्लोसिस्ट थे उनकी फेवर में ये बातें नहीं जाती थी। The British passed the Vernacular Press Act in 1878 to repress the anti-government writings and propagandas. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में बेटा? 1878 में। इसके अंदर क्या उन्होंने नया जो है एक्ट बनाया कि जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर हैं जो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध प्रिंट करते हैं या कोई भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं और उनका जो प्रोपेगेंडा होता है थ्रू न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, उन सब के ऊपर ये कानून लागू कर दिया जाए, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए। तो ये एक देसी प्रेस एक्ट था, यानी कि जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर ही बैन लगा, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर बैन नहीं लगा। क्यों उन्होंने लगाया? ताकि ये ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा प्रचार ना कर सकें जिससे आम लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में पता चले। तो उन्होंने 1878 में एक ऐसा स्टेप उठाया कि एक प्रेस एक्ट लागू कर दिया कि बिना परमिशन के वो कोई भी न्यूज़ प्रिंट नहीं करेंगे अपने मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में बेटा। तो इसकी डेट आपने याद रखनी है। कीप इन योर माइंड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। द इंडियन न्यूज़पेपर दैट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर, जो इंडियन न्यूज़पेपर से वरीड क्या होता है बेटा? चिंता करना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स वर सोम प्रकाश, ये कुछ नेम है जो इंडियन मैगजीन्स थी या न्यूज़पेपर से। सुलभ समाचार, होलीसर पत्रिका, होलीसहर पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, डेका प्रकाश, सुधारनी, भारत संस्कारक एक्सेट्रा। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर थे वो हमने ऊपर पढ़ लिए थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का था केसरी, मराठी लैंग्वेज में था। इसी तरह अमृता बाजार पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में राइट किया हुआ था बेटा। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे न्यूज़पेपर या मैगजीन्स थी जो इस एक्ट के अंडर आती थी बेटा। तो नेक्स्ट हम रीड करेंगे, नेक्स्ट सोर्स है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे या ऑफिशियल्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हमने उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे हमने
फाइंड किया है कि उस वक्त ब्रिटिश जो थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल था वो कैसा था, कैसा बिहेव था उनका, तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के फाइंड आउट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ट्राइब्स, कास्ट, लैंड रेवेन्यू, ये सब रिपोर्ट्स जो हैं हमें अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताती हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। The basic objective behind the survey and report of the British government was to learn about India before it could be administrated effectively। तो यहाँ पर हमें इन रिपोर्ट से जो मेन ऑब्जेक्टिव सर्वे करने का था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनके बारे में पता चल सके और हम इसको मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न हिस्ट्री में ऐड कर सकें बेटा। इसमें बेस्ट एग्जांपल रहेगा रिपोर्ट ऑन द सर्वे और सेटलमेंट ऑपरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण। चंपारण बिहार के अंदर है बेटा, और 1919 में यहाँ से महात्मा गांधी जी ने जो है अपना फर्स्ट जो मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट, वो स्टार्ट किया था सत्याग्रह चंपारण का। वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ इंटरनेट और डाटाबेस। इंटरनेट और डाटाबेस प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियंस, और इसके एग्जांपल्स हैं डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल्स। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है बेटा? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हम नेट से फाउंड कर सकते हैं या जो CD रोम होता है उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। एक तो होता है ना हैंड रिटन, जैसे बुक्स हैं, प्रिंट है, तो इसको हमने जो है नेट से सर्च कर सकते हैं। ये ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है, जो भी हमें नॉलेज चाहिए हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना है, एशियन हिस्ट्री के बारे में जानना है, या मेडिवल, तो हम तुरंत जो है उसके बारे में डिटेल हमारे सामने आ जाती है और हम अपनी जो है उसको नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आर्टिकल, बुक्स, पेपर, मैगजीन, साउंड्स, जो भी चीज़ें हैं उनको डिजिटल जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह विकीपीडिया है, ये भी एक एनसाइक्लोपीडिया, एक शब्दकोश है, ठीक है, और लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर रेफरेंस वर्क टू इंटरनेट। इट्स कंटेंट इज इंफॉर्मेटिव एज वेल एज वेरीफिएबल। वेरीफिएबल क्या आता है कि इसके ऊपर बहुत इंफॉर्मेटिव है विकीपीडिया, और इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ट्रू मानी जाती हैं। फॉल्स जो है इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं डाला होता, रियल होता है, और उसी को इसमें ऐड किया जाता है डिजिटल में। और लास्ट हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ओल्ड बिल्डिंग, आर्ट्स फैक्ट और पीपल। बट आर्ट्स फैक्ट क्या होता है? हैंडमेड आर्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाया है, और ये रिलेटेड किससे होता है? कल्चरल और हिस्टोरिकल। एग्जांपल देख सकते हैं हम, बिल्डिंग्स हैं, वेपन्स हैं, टूल्स हैं, या जो भी है ज्वेलरी वगैरह है। नीचे ये देखो 4 पिक्चर दी हुई हैं, ये मैन मेड है। ये आर्किटेक्चर जो है उस वक्त ह्यूमन ने बनाया था, और ये ब्रिटिश टाइम जो है बना था। विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई के अंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इसी तरह जो राष्ट्रपति भवन है, ये वायसराय का जो है बिल्डिंग थी, और आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रपति भवन का नाम दे दिया गया। तो इनकी लोकेशन, ठीक है, कहाँ पर है ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन भी आ जाती है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, इसकी पिक्चर दे दी तो आप इसको राइट करोगे गेटवे ऑफ इंडिया। इट इज़, ठीक है, इस्टेब्लिश या इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई। तो इसकी डिटेल नहीं लिखनी है, हमने जस्ट बिल्डिंग का नाम बताना है और इसका एरिया बताना है कि कहाँ पर है। तो ओल्ड बिल्डिंग, जितनी भी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, आर्ट्स फैक्ट्स हैं और लोग हैं, ये भी हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है? बिल्डिंग को बनाने की आर्ट। देखो मुस्लिम्स जो थे उनका एक अलग तरीके का, एक अलग पैटर्न था बनाने का बिल्डिंग्स को, जो अंग्रेज आए उनका अलग था, और हमारे जो लोकल रूलर थे उनका बिल्डिंग बनाने का एक अलग तरीका था बेटा।
आर्ट्स फैक्ट एंड पीपल ऑफ दैट पीरियड आल्सो टेल अस द टेल्स ऑफ द पास्ट। टेल्स क्या होती है? स्टोरीज। तो ये सारे जो रिमेन्स हैं वो हमें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं। मैनी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सा द इम्पोर्टेंट चेंजेस शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विच थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल एंड द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड। एशियन पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है और पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लिखना आता था। तो उन्होंने उस वक्त की जो सिचुएशंस थी, सोशल कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सब जो है बुक्स के अंदर लिखा और वो सब चीज़ें हमारी क्या बन गई? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। In the modern period of Indian history, we are going to take a look at India's suffering at the hands of the British imperialism and the subsequent achievement of independence from the foreign power। तो मॉडर्न पीरियड में इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमें यही बताती है कि कितनी सारी सफरिंग, कितनी सारे दुख तकलीफ़ें जो इंडियंस को झेलनी पड़ी ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म के टाइम, और फिर उसके बाद स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम मूवमेंट हुए, और लास्ट में हमने फॉरेन पावर से जो क्या ले ली? लिबर्टी, आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई बेटा। तो मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ल्ड ओरिजिनेट इन यूरोप, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चेंजेस मॉडर्न पीरियड में वर्ल्ड लेवल पर हुई। वर्ल्ड के अंदर यूरोप में जैसे पुनर्जागरण, रेनेसांस क्या होता है बेटा? पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन, सुधार हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, औद्योगिक क्रांति आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुई। हमारे देश में ही नेशनलिज्म, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे वो चले। और इम्पीरियलिज्म क्या होता है? अपनी जो है सीमाओं को बढ़ाना। जैसे ब्रिटिश ने यूरोप से, ब्रिटेन से निकलकर इंडिया तक की जो अपनी सीमाएं थी, अपना कंट्रोल था, वो बढ़ा लिया था। इसी को इम्पीरियलिज्म कहते हैं बेटा। आगे है कीवर्ड्स, इनको आपने नोट डाउन करना है फेयर नोटबुक पर। आर्ट्स एक्ट मैंने बता ही दिया था आपको क्या होता है। बिल क्या होता है बेटा? एक ड्राफ्ट होता है प्रेजेंटेड बिफोर ए लॉ मेकिंग बॉडी फॉर कंसिडरेशन। एक लॉ जो है एग्रीमेंट होने के बाद ही क्या बनता है बेटा? बिल के एग्रीमेंट पर साइन होने से क्या बनता है? लॉ। तो लॉ इज पास्ड व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द लॉ कमेटी। इम्पीरियलिज्म ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज टेरिटरी। साम्राज्यवाद यानी कि अपने एरिया को बढ़ाना, उसकी सीमाओं को बढ़ाना, और इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन ओवर अ वीकर कंट्री। जो कमज़ोर देश हैं उनके ऊपर अपना आधिपत्य करना, कंट्रोल करना। रेनेसांस क्या होता है? रिवाइवल और रीन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग, पुनर्जागरण करना। तो वहाँ पर भी जो चर्च से लेकर विवाद था, उसके लिए जो नई बातें सामने आई उसको रेनेसांस बोलते हैं बेटा। वर्नाक्यूलर मीन्स लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पोकन बाय द कॉमन पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि जो देसी लैंग्वेज होती है, जो अपने यहाँ पर लोकल एरिया में बोली जाती है, उसे बोलते हैं वर्नाक्यूलर। नेक्स्ट आ जाती है समथिंग टू डू नो एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग। अभी हमने चैप्टर क्लियर कर लिया है। मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगेन इन द, कब स्टार्ट होती है बेटा? 18th सेंचुरी। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? सी। सेकंड है, ये स्लोगन है, द कॉल यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम गिवन बाय, किसने बोला था ये बेटा? ये सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दीज वर्ड्स वर सुभाष चंद्र बोस। इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड? केसरी किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ? मराठी। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फैक्टर इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा जो है फैक्टर है जिसने नेशनल मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई थी? 1885 में। डिसकंटेंटमेंट अमंग द मास अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर, जो लोगों में गुस्सा था। मासिस क्या होता है? लार्ज स्केल पर लोग जो थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश रूल के
विरुद्ध थे वो, डिसकंटेंट थे। फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो इनमें से मेजर फैक्टर कौन सा था बेटा? फोर्थ में देखें आप लोग, क्या मेजर फैक्टर था स्ट्रेंथनिंग करने का, कि लोग अवेयर हो चुके थे। नेशनल कांग्रेस जो थी पूरे इंडिया की पार्टी थी, बट इसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। और लोगों में जो डिसकंटेंटमेंट था वो मोस्टली नॉर्थ इंडियन लोगों में था, साउथ इंडियन लोगों में नहीं था। और पार्टीशन का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमने फ्रीडम मूवमेंट की बात की है। और लास्ट रह जाता है हमारा आंसर, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जो लीडर्स ने लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाई थी, वरना जो प्रेस एक्ट थे, सॉरी जो न्यूज़पेपर थे, उससे लोगों के अंदर क्या आई? अवेयरनेस। उनको पता चला कि ब्रिटिश जो है वो उनको कैसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो डी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है द बुक अनहैप्पी इंडियन, किसने लिखी थी अनहैप्पी इंडियन बेटा? लाला लाजपत राय ने। तो हुआ द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडियन? लाला लाजपत राय। तो किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइटर पूछा जा सकता है, ठीक है। बुक का नेम आ सकता है या राइटर का नेम आ जाए भी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, किसी भी एक बुक का नाम बताएं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स हमने फिल करने हैं। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। लैंड रेवेन्यू हमने किस में पढ़ा था बेटा? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो थी आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्या था? इंफॉर्मेशन। क्या आ जाएगा फर्स्ट के अंदर? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ गांधी जी, कहाँ पर है? गांधी स्मृति, नियर राजघाट है। तो सिंपल आंसर आ जाएगा इसमें गांधी स्मृति। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश इन, कब हुई थी इस्टेब्लिशमेंट, कब हुई थी बेटा? 1885। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रूथलेसली प्रेस्ड बाय, किसने दबाया था? कॉलोनियल पावर। जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जिसमें नॉर्थ इंडिया के मोस्टली लोग उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, तो इसको दबा दिया था। किसने दबाया था? कॉलोनियल पावर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। द डैश रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस इन 1909। 1909 में कौन से सुधार किए गए थे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी, अभी आप समझ लें इसको क्या आ सकता है इसमें। तो लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले मिंटो व्यक्ति का नाम है, तो उसके टाइम ही ये पास हुए थे, इसलिए इसको नाम दे दिया मार्ले मिंटो। मैच इट देखें आगे बेटा, इसको मैच करना है। अमृता बाजार पत्रिका क्या थी? ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये बुक थी, किसने राइट की थी? महात्मा गांधी। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया भारत में? 1929। ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी की जो है यहाँ पर पावर ख़त्म कर दी गई थी 1857 के तुरंत बाद, और उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन का सीधा जो था कंट्रोल इंडिया के ऊपर हो गया था। तो ये कब हुआ था? 1858। क्रांति कब होती है? 1857। और उसके तुरंत बाद जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश महारानी थी, उसने ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी को ख़त्म करके पावर अपने हाथ में ले ली थी, और यहाँ पर एक बना दिया था वाइसराय। गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी के ड्यूरिंग होते थे, लेकिन उनके ऊपर भी उन्होंने एक वाइसराय बना दिया। इसका इतिहास हम आगे पढ़ेंगे बेटा। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, हु सेज दीज वर्ड्स? बाल गंगाधर तिलक। आगे डी पार्ट के 5 क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी बेटा। आपने बुक भी फिलअप करनी है और नोटबुक भी कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा। गुड बाय।